हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द फाइनल गर्ल। इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इमोशनल और नॉस्टैल्जिक टोन के साथ, जहां पर हम मिलते हैं एक लड़की से जिसका नाम है मैक्स कार्टराइट। अब सीन खुलता है एक शांत सी सड़क पर, जहां मैक्स अपनी माँ अमांडा कार्टराइट के साथ कार में बैठी। गाड़ी में हल्का सा म्यूजिक चल रहा है और दोनों के बीच एक प्यारी सी मदर डॉटर कॉन्वर्सेशन हो रही। अमांडा एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जिसने कभी अपनी जिंदगी में बड़े सपने देखे थे, फेम, रिकॉग्निशन और एक हैप्पी फैमिली लाइफ। लेकिन वक्त के साथ वो चीजें धीरे धीरे उससे छिन गई। अमांडा की सबसे मशहूर फिल्म थी कैंप ब्लड बाथ, जो 1980s की एक क्लासिक हॉरर स्लैशर मूवी, जिसमें उसने एक काउंसलर का रोल निभाया था। उस फिल्म ने उसको पहचान तो दी, लेकिन वही फिल्म उसकी आइडेंटिटी बनकर रही। वो अब भी ऑडिशंस देती, छोटे मोटे रोल्स के लिए कोशिश करती है, पर हर बार उसे डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगती। यही वजह है कि अमांडा अंदर से काफी इनसिक्योर और फ्रस्ट्रेटेड रहती। वही दूसरी ओर मैक्स अपनी माँ से बिल्कुल अलग नेचर की। वो काम, सेंसिबल और थोड़ी शाय लड़की, जो अपनी माँ के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को चुपचाप समझती। मैक्स अपनी माँ से बहुत प्यार करती, लेकिन कई बार अमांडा की ओवर ड्रामेटिक नेचर से परेशान भी हो जाती। पर फिर भी जब अमांडा खुद को फेल्ड एक्ट्रेस कहती है तो मैक्स उसको मोटिवेट करती। वो कहती है, मॉम यू आर स्टिल अमेजिंग, यू जस्ट नीड वन चांस टू प्रूव इट अगेन। उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत जेन्युइन और हार्ट वार्मिंग लगती, जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स हो जो एक दूसरे की कमजोरियों को भी एक्सेप्ट करते। कार के अंदर हल्का सा हंसी मजाक चलता रहता है। अमांडा अपने डायलॉग्स याद करती है और ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस के साथ बोलती, जिससे मैक्स हंस पड़ती है। इस मोमेंट में दोनों की खुशी इतनी प्योर लगती है कि देखने वाला भूल जाता है कि ये हैप्पीनेस ज्यादा देर टिकने वाली नहीं, क्योंकि तभी अचानक से सड़क पर सामने एक ट्रक आ जाता है। अमांडा ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती। गाड़ी का कंट्रोल छूट जाता है और एक तेज आवाज के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है। कुछ पल की शांति, फिर टूटे हुए कांच की आवाज और मैक्स की सिर्फ चीख सुनाई दी। जब मैक्स की आंखें खुलती है तो वो अस्पताल के बेड पर होती। उसके चेहरे पर चोट के निशान है, लेकिन असली घाव उसके दिल में है। उसने अपनी माँ को खो दिया था। उस दिन के बाद से मैक्स की पूरी जिंदगी बदल जाती। वो एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरती, अपने अंदर सिमट जाती, लोगों से बात करना कम कर देती। अमांडा की यादें हर वक्त उसको परेशान करती। उसकी हंसी, उसके डायलॉग्स, उसकी एक्टिंग, सब अब सिर्फ यादें बनकर रह गई है। अब 3 महीने गुजर चुके होते हैं अमांडा की डेथ, लेकिन मैक्स अब भी इमोशनली रिकवर नहीं कर पाई होती। उसका चेहरा हमेशा उदास रहता है, आंखों में एक दर्द और गिल्ट छुपा होता है। वो अपनी माँ के बिना अपनी जिंदगी को नॉर्मल बनाने की पूरी कोशिश कर रही हो। कॉलेज क्लासेस अटेंड करती है, लाइब्रेरी में टाइम बिताती है और खुद को बिजी रखती ताकि दुख से थोड़ा दूर रह सके। कॉलेज कैंपस का एटमॉस्फेयर लाइवली होता है, लेकिन मैक्स के लिए ये सब कुछ थोड़ा सा डल लगता है। यहीं पर हम उसके दोस्तों से मिलते हैं, जिनके नाम है जर्टी, डंकन, क्रिस और विकी। जर्टी मैक्स की सबसे अच्छी दोस्त है, एक फनी, थोड़ी ऑकवर्ड लेकिन दिल से केयरिंग लड़की, जो हर वक्त मैक्स के चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश करती। डंकन जर्टी का स्टेप ब्रदर है, एक प्योर फिल्म नर्ड है, हॉरर मूवीज के इंसाइक्लोपीडिया जैसा बना। उसके कमरे में हॉरर पोस्टर्स लगे होते और कैंप ब्लड बाथ उसकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी। क्रिस एक चार्मिंग और काइंड हार्टेड लड़का है। वो मैक्स का क्लोज फ्रेंड है, लेकिन उसके दिल में छुपी फीलिंग्स सबको दिख जाती। दोनों के बीच एक सटल केमिस्ट्री है, एक अनसेड कनेक्शन। विकी क्रिस की एक्स गर्लफ्रेंड है, थोड़ी एरोगेंट और थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड लड़की, पर अंदर से वो भी अपने तरीके से अपने दोस्तों की परवाह करती। एक दिन डंकन एक्साइटेड होकर सबको एक न्यूज बताता है। वो कहता है, गाइस, कैंप ब्लड बाथ का एनिवर्सरी स्क्रीनिंग होने वाला है। 30 साल हो गए मूवी को और थिएटर में स्पेशल ट्रिब्यूट शो होगा। उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, लेकिन मैक्स के एक्सप्रेशन तुरंत से सीरियस हो जाते। उस मूवी का नाम सुनते ही उसके अंदर कुछ टूट सा जाता है, क्योंकि वो फिल्म सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, उसके लिए उसकी माँ की यादों का जिंदा सबूत है। पहले तो मैक्स क्लियरली मना कर देती। वो कहती है कि डंकन प्लीज, मुझे वो मूवी नहीं देखनी, मुझे अपनी माँ की यादें और फ्रेश नहीं करनी है। अब सब कुछ एक ऑकवर्ड साइलेंस में बदल जाता है, लेकिन जर्टी जेंटली उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैक्स, मे बी ये एक क्लोजर का चांस हो। तुम अपनी माँ को एक लास्ट टाइम सेलिब्रेट कर सकती हो इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग हर। क्रिस भी सॉफ्टली कहता है, वी विल विद यू मैक्स, तुम अकेली नहीं हो। अब थोड़ी देर सोचने के बाद मैक्स एक हेवी आहट लेती और फाइनली हाँ कर देती है। वो कहती है, ओके, मे बी यू गाइज आर राइट, लेट्स गो। थिएटर के अंदर का माहौल जोश भरा होता है, हर कोई कैंप ब्लड बाथ देखने के लिए एक्साइटेड था। वही पुरानी 80s की हॉरर मूवी जिसने उस दौर में लोगों को डरा भी दिया था।
और हंसाया भी था। डंकन, जो हॉरर फिल्मों का दीवाना था, अपनी सीट पर बैठा लगातार फिल्म के डायलॉग्स बोल रहा था, जिससे इरिटेट होकर गर्टी उसको रोकती है। वो कहती है, डंकन प्लीज, तो खुद मूवी से ज्यादा डरावना लग रहा है। सबके बीच हंसी का माहौल था, लेकिन मैक्स थोड़ी सी चुप थी, क्योंकि उस फिल्म में उसकी माँ अमेंडा कार्टराइट थी और आज उसी फिल्म को देखना उसके लिए आसान नहीं था। क्रिस, जो मैक्स के करीब था, उसके चेहरे के भाव देखकर समझ जाता है कि वो भीतर से कितनी नर्वस है, पर फिर भी वो मुस्कुराकर कहता है, डोंट वरी मैक्स, इट्स जस्ट अ मूवी। फिल्म शुरू होती है। स्क्रीन पर जंगल, झील और कैंप काउंसलर्स की मस्ती चल रही होती। सब हंस रहे होते, लेकिन फिर अचानक पर्दे पर नकाब पहने किलर बिली मर्फी आता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। थिएटर में बैठे लोग शोर मचाते हैं, कुछ डरते हैं तो कुछ हंसते हैं, और तभी अचानक से कुछ अजीब होता है। स्क्रीन के पास से धुआं उठने लगता है। पहले सबको लगता है कि शायद ये मूवी का इफेक्ट है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर असली आग लग जाती है। लोग डर के मारे उठ खड़े होते हैं, कोई बाहर की तरफ भागता है तो कोई गिर जाता है। मैक्स इधर उधर देखने लगती है और तभी उसकी नजर अपनी माँ के पुराने फिल्म पोस्टर पर पड़ती। वो एक पल के लिए ठहर जाती है, मानो अपनी माँ की झलक उस मुस्कुराते हुए चेहरे पर देख रही हो, पर आग तेजी से फैल रही होती है। डंकन चिल्लाता है, मैक्स जल्दी यहाँ से भागो, स्क्रीन के पीछे रास्ता है। सब मिलकर स्क्रीन के पास दौड़ते हैं। डंकन आग से बचते हुए अपनी जैकेट फेंकता है और किसी तरह पर्दे के पीछे की तरफ रास्ता बनाता है। अब जैसे ही वो लोग पर्दे को पार करते हैं, एक बहुत तेज सफेद रोशनी फैलती है। पल भर में सब कुछ शांत हो जाता है। आवाजें बंद, गर्मी गायब, बस एक खालीपन। धीरे धीरे सबकी आंखें खुलती है। वो सब घास पर गिरे हुए होते हैं। चारों तरफ जंगल और हवा में पंछियों की आवाज। गर्टी डर के मारे पूछती है कि हम कहाँ पर हैं। डंकन इधर उधर देखता है और तभी उसकी नजर एक लकड़ी के बोर्ड पर जाती है, जिस पर लिखा होता है, वेलकम टू कैंप ब्लूफिंच। सब एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। डंकन धीरे से बोलता है, गाइस, मुझे लगता है कि हम फिल्म के अंदर आ चुके हैं। मैक्स चारों तरफ देखती है। वही झील, वही रास्ते और वही माहौल, बिल्कुल वैसा जैसा उसकी माँ की फिल्म में था। वो अब समझ चुकी थी कि ये सिर्फ कोई सपना नहीं है। वो सब कैंप ब्लड बाथ की दुनिया में सचमुच फंस चुके हैं। सब हैरान रह जाते हैं, खास करके डंकन, जो हॉरर फिल्मों का एक्सपर्ट था। वो हकलाते हुए कहता है, गाइस, ये तो वही सीन है ना, वही वाला जब मूवी शुरू होती है। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वही वैन हर 92 मिनट्स में फिर से उसी जगह से आती, वही डायलॉग्स बोलती है कि एक्सक्यूज मी, डू यू नो द वे टू कैंप ब्लूफिंच, तब सबके होश उड़ जाते हैं। 3 बार वही चीज रिपीट होती और अब ये लोग श्योर हो जाते हैं कि वो सचमुच में कैंप ब्लड बाथ की दुनिया के अंदर फंस चुके हैं। डंकन, जो हमेशा फिल्मों में रूल्स और लॉजिक ढूंढता था, अब पूरी तरह से अपना ज्ञान झोंक देता है। वो सबको समझाता है कि इस मूवी में हर चीज स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती है। मतलब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें फिल्म की कहानी को समझना और फॉलो करना पड़ेगा। वो बताता है कि फिल्म में विलन बिली मर्फी असल में एक पुराना कैंपर था, जिसे बाकी बच्चों ने मजाक में आग लगा दी। अब वो जिंदा लाश बनकर बदला लेने लौटा है और कैंप में आए हर इंसान को बेरहमी से मारता है। मैक्स धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल को गौर से देखती। हर चीज वैसी ही थी जैसी उसने अपनी माँ के फिल्म में देखी थी। वही झील, वही लकड़ी के केबिन और वही गर्मियों की दोपहर। और फिर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, नैन्सी। वही नैन्सी जिसका किरदार फिल्म में उसकी माँ अमेंडा ने निभाया था। अब उसके सामने उसकी माँ का यंग वर्जन खड़ा था। वही मुस्कान, वही मासूमियत और वही एनर्जी। मैक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो अपनी माँ से फिर से मिल रही थी। भले ये रियल अमेंडा नहीं थी, ये बस एक किरदार था जो स्क्रिप्ट के हिसाब से हर सीन दोहरा रही थी, लेकिन फिर भी उस चेहरे में मैक्स को अपनी माँ की आत्मा महसूस होती है। दूसरी ओर डंकन और गर्टी फिल्म की कहानी के हिसाब से सब कुछ प्लान करने की कोशिश करते। वो कैंप के बाकी काउंसलर्स के साथ घुल मिल जाते और नोट्स बनाने लगते कि बिली मर्फी कब आने वाला है, किस सीन में पहला मर्डर होगा और कैसे वो सब उससे बच सकते हैं। डंकन बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, अगर हम स्क्रिप्ट जानते हैं तो हम एक कदम आगे हों, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। जल्द ही कहानी अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि मैक्स और उसके दोस्तों के आने की वजह से इस फिल्म की दुनिया गड़बड़ा गई है। ये टाइमलाइन चेंज हो गई है। अब वो मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक नई रियलिटी बन गई है। डंकन, जो सोच रहा था कि वो साइड कैरेक्टर है इसलिए नहीं मरेगा, पर बदकिस्मती से पहला शिकार वही बनता है। बिली मर्फी कहीं से अचानक आता है और डंकन को उसी तरह मारता है जैसे फिल्म में था, लेकिन इस बार
खून सच में निकलता है और दर्द असली में होता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। अब सबको समझ में आ जाता है कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है। डर असली है और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो भी बारी बारी से मारे जाएंगे। मैक्स अब और ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश करती है। वो नैन्सी के पास जाने लगती है, सिर्फ एक किरदार के तौर पर नहीं बल्कि एक बेटी की तरह जो अपनी माँ को फिर से महसूस करना चाहती है। नैन्सी उसको पहचान नहीं पाती है, लेकिन मैक्स के हाव भाव में उसे अपनापन महसूस होता है। वो दोनों धीरे धीरे एक अजीब सा रिश्ता बना लेती, एक फिक्शनल माँ और रियल बेटी के बीच का रिश्ता, जो दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और साथ ही सबसे दर्दनाक सच बन जाता है। क्योंकि अब कहानी का टोन और भी गहरा होने वाला था। अब ये सिर्फ हॉरर नहीं रह गया था, ये एक इमोशनल सर्वाइवल जर्नी। यहाँ डर सिर्फ बिली मर्फी का नहीं था बल्कि उस एहसास का था कि कभी कभी इंसान अपने अतीत में भी फंस जाता है और उससे बाहर निकलने के लिए उसे स्वीकार करना पड़ता है। जैसे मैक्स को अपनी माँ के जाने का सच स्वीकार करना होगा। टीना जो कैंप की सबसे क्लमसी, नटखट और फ्लर्टी काउंसलर होती, एक सीन में अपने मजेदार हरकतों से सबको हंसा देती। वो उस बेट गर्ल का रोल निभा रही होती है जो किलर को अपनी तरफ आकर्षित करती ताकि बाकियों को बचाया जा सके। लेकिन इस बार मैक्स और उसके दोस्तों ने एक प्लान बनाया होता है। वो टीना को चारा बनाकर बिली मर्फी को फंसाना चाहते हैं। सब मिलकर एक बड़ा जाल तैयार करते हैं जिसमें फ्यूज, पेट्रोल और कुछ धमाकेदार ट्रैप शामिल होते हैं। बैकग्राउंड में 80s का हॉरर म्यूजिक बज रहा होता है, नियॉन लाइट्स चमक रही होती और हर कोई थोड़ा सा नर्वस दिखाई देता है। तभी टीना हाई हील्स पहनकर स्टेज पर आती है और अपने ओवर द टॉप डांस मूव्स दिखाने लगती है। उसके मूव्स इतने ओवर एक्टेड और अजीब होते हैं कि सब अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते। लेकिन तभी इनका प्लान गड़बड़ा जाता है। टीना डांस करते हुए गलती से मोमबत्ती गिरा देती जिससे आग लग जाती है और एक जोरदार धमाका हो जाता है। इनका ट्रैप फेल हो जाता है और उसी पल जंगल के अंधेरे से बिली मर्फी बाहर निकल आता है अपने बड़े से मैशेट और डरावने मास्क के साथ। अब कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कर्ट जो हमेशा फ्लर्ट करता रहता था एक मजेदार हादसे में मारा जाता है और ब्लेक भी बिली के हाथों अपनी जान गंवा बैठता है। धीरे धीरे सबको एहसास होता है कि ये कोई मूवी नहीं रह गई है, ये तो हकीकत है और यहाँ मरे हुए लोग वापस नहीं आएंगे। गर्टी और विकी एक कोने में बैठकर अपने गिल्ट शेयर करते। गर्टी कहती है कि उसे अफसोस है कि उसने कभी मैक्स की माँ का मजाक उड़ाया था। विकी भी रोते हुए कहती है, मुझे लगा था ये बस एक गेम है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि हम सच में इस कहानी में फंस चुके हैं। उधर मैक्स और नैन्सी के बीच एक बहुत ही भावनात्मक रिश्ता बनने लगता है। लेकिन मैक्स एक अलग दुविधा में थी। वो जानती थी कि कहानी जैसे जैसे क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है, इस मूवी के नियमों के अनुसार फाइनल गर्ल ही किलर को मार पाएगी और इस वक्त वो रोल नैन्सी निभा रही है। यानी कि अगर नैन्सी जिंदा रही तो बिली को कोई नहीं रोक पाएगा। तब मैक्स पूरी सच्चाई नैन्सी को बता देती कि वो उसकी बेटी है और नैन्सी को मरना होगा ताकि मैक्स फाइनल गर्ल बन सके और इस कहानी को खत्म कर सके। ये पल बहुत ही इमोशनल होता है। बैकग्राउंड में धीमा म्यूजिक बज रहा होता है। नैन्सी मुस्कुराती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो धीरे से कहती है, जाओ मैक्स, इसे खत्म कर दो। नैन्सी अपनी जान कुर्बान कर देती है। वो बिली के सामने आती है, उसका ध्यान भटकाती है और बिली के वार से गिर जाती है। मैक्स चिल्ला उठती है, नो, और उसी पल उसके अंदर एक अजीब से हिम्मत और गुस्सा जाग उठता है। अब शुरू होता है आखिरी और सबसे जबरदस्त फाइट सीन। स्लो मोशन शॉट्स, 80s का रेट्रो म्यूजिक और हर तरफ उड़ता हुआ खून। मैक्स और बिली के बीच एक जानलेवा लड़ाई होती है। बिली उसे कई बार गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स अपनी माँ की याद से प्रेरित होकर बार बार उठती है और आखिर में वो मैशेट उठाती है और एक जोरदार वार से बिली का सर काट देती। सुबह होती है और आसमान में हल्की सी धूप खिलती है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। बस मैक्स, क्रिस और विकी ही जिंदा बचे हैं। तीनों थके हुए हैं लेकिन जिंदा हैं। मैक्स आसमान की तरफ देखती, अपनी माँ के बलिदान को याद करते हुए। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती, दर्द भरी मगर सुकून देने वाली। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही कैमरा पीछे हटता है, मैक्स एक टेंट में आंखें खोलती। बाहर वही 80s वाला म्यूजिक बज रहा है। वो बाहर निकलती है और देखती है कि कैंप के सारे लोग फिर से जिंदा हैं। सब कुछ पहले जैसा दिख रहा है। और तभी डंकन की आवाज पीछे से आती है। वो कहता है, गाइस, मुझे लगता है कि हम कैंप ब्लड बाथ 2 में हैं।
सब एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं और तभी दूर से एक जोरदार चीख सुनाई देती। बिली मर्फी फिर से लौट आया है। स्क्रीन पर खून के छींटे पड़ते हैं और फिल्म वहीं पर कट हो जाती है। बैकग्राउंड में क्लासिक हॉरर म्यूजिक बजता है और क्रेडिट्स रोल होने लगते हैं। वेल द फाइनल गर्ल्स की कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन अगर हम इसको समझें तो ये सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं थी। इसका असली मतलब हम शायद कभी समझ ही नहीं पाएंगे। असल में ये एक मेटा हॉरर फिल्म है जो ग्रीफ यानी कि शोक, एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता और मदरहुड, माँ बेटी के रिश्ते जैसे गहरे विषयों को एक्सप्लोर करती है। ऊपर से देखने पर ये फिल्म 80s के स्लैशर जॉनरा का मजाक भी उड़ाती, लेकिन अंदर से ये एक इमोशनल स्टोरी है एक बेटी की जिसने अपनी माँ को खो दिया है और अब उसे अलविदा कहना सीख रही है। मैक्स का मूवी के अंदर जाना कोई जादू नहीं था, बल्कि उसके इमोशनल हीलिंग प्रोसेस का प्रतीक है। जब वो नैन्सी, जो असल में उसकी माँ अमांडा का यंग वर्जन है, उससे मिलती है तो वो अपने गम और दर्द का सामना करती। उसे एहसास होता है कि किसी को पूरी तरह भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन छोड़ना और आगे बढ़ना जरूरी होता है। नैन्सी का खुद को कुर्बान कर देना भी एक मेटाफर है लेटिंग गो का। वो सचमुच अपनी बेटी के लिए मरती है ताकि मैक्स जिंदा रह सके। ये सीन बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है कि कभी कभी किसी रिश्ते को हमेशा के लिए जाने देना ही असली प्यार होता है। फिल्म के स्लैशर सीन भले ही मजाकिया और ओवर द टॉप लगते, लेकिन हर सीन के पीछे एक इमोशन छिपा है। जब मैक्स आखिर में किलर को मार देती है तो वो सिर्फ एक राक्षस को नहीं मारती, वो अपने गिल्ट, रिग्रेट और इमोशनल पेन को खत्म कर रही होती है। फिल्म का एक और मजबूत मैसेज ये है नॉस्टैल्जिया और एक्सेप्टेंस, यानी बीते हुए कल को अपनाना। शुरुआत में मैक्स अपनी माँ को एक फेल्ड एक्ट्रेस की तरह देखती थी, लेकिन जब वो इस फैंटेसी वर्ल्ड में जाती है तो उसको एहसास होता है कि हर इंसान अपनी कमजोरियों के बावजूद किसी न किसी के लिए हीरो बन सकता है। नैन्सी के लिए भी ये एक तरह का रिडेम्पशन है, क्योंकि असली जिंदगी में जो वो कर नहीं पाई उसे वो मूवी के अंदर पूरा करती। वो आखिर में अपनी बेटी को बचाने वाली असली हीरो बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक और मैसेज है। जब मैक्स और उसके दोस्त सीक्वल में पहुंच जाते हैं, ये हमको सिखाता है कि जिंदगी कभी एक सिंपल एंडिंग नहीं देती। हर अध्याय के बाद एक नया मोड़ जरूर आता है, एक नई कहानी शुरू होती है। हीलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम अपने दर्द के सीक्वल में जीते रहते हैं और धीरे धीरे ही ठीक होते हैं। कुल मिलाकर द फाइनल गर्ल्स एक बहुत ही दुर्लभ फिल्म है जिसमें हॉरर, ह्यूमर और हर्टफेल्ट इमोशंस का बेहतरीन मेल देखने के लिए मिला है। ये फिल्म सिखाती है कि हर डरावनी कहानी के पीछे एक प्यार छिपा होता है, शायद कोई रिश्ता, कोई याद या फिर कोई खोया हुआ इंसान जो हमें बदलने पर मजबूर जरूर करता है। सो विद ऑल दैट सेड, आज की इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।